धन्यवाद विश्वकर्मा जी, और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। यहाँ पर उपस्थित सभी विश्व आयुर्वेद परिषद के सम्मानित सदस्य एवं समस्त विद्वज्जन और श्रोतागण को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर आज हम सब बाल रोग विशेषज्ञ परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से हम आगे आने वाले अपने जो बच्चे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर महेश नारायण गुप्ता जी ने जो सारे आंकड़े बताए और जो लहर क्या होती है या इसके जो संभावित आंकड़े हैं या तीसरी लहर का किस तरह से प्रारूप हो सकता है, इन सारी संभावनाओं को बताते हुए जो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लहर देख चुके हैं। तीसरी लहर की कल्पना की जा रही है। तो तीसरी लहर की कल्पना हम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने अगर हम आंकड़े देख रहे हैं, जैसा कि अभी उन्होंने बताया भी कि जो सेकेंड लहर की जो भयावहता थी, जो मॉर्टेलिटी रेट थी, उस सबको जिसको जो हमने देखा कि वो एडल्ट में ज्यादा मिली एज कंपेयर टू अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में इतनी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है जो तीसरी लहर आएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का आशय यहाँ पर सिर्फ ये है, लेकिन भयभीत ना होते हुए भी लेकिन हमको क्या बचाव करने चाहिए और उसमें हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से क्या योगदान दे सकते हैं, सबसे पहले हमें उस बात पे विचार करना है। और इसी बात पर विचार करने के लिए मुझे आज यहाँ पर आहार, विहार और विचार इस टॉपिक पे यहाँ पे मुझे आज दिया गया है, जिसके बारे में मुझे बताना है। तो अगर हम लोग जब हम बात करते हैं आहार, विहार और विचार की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो अभी अभी हम लोगों का जो आयुष का प्रोटोकॉल आया है, उसमें उन्होंने 4 मेन चीजों को जो है वहां पे सम्मिलित किया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले डाइट को, स्लीप को, एक्सरसाइज को और मेंटल हेल्थ को वहां पर इंक्लूड किया है। तो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, ये जो तीनों चीजें हैं, जब हम अपने शास्त्रों की तरफ चलते हैं तो हम लोगों ने आचार्य चरक के द्वारा बताए गए जो त्रिस्त्रैषणी अध्याय है, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्राण ऐषणा है और प्राण ऐषणा के लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए उन्होंने 3 उपस्तंभ बताए। उन 3 उपस्तंभों में सबसे पहले उन्होंने आहार, फिर उन्होंने स्वप्न और ब्रह्मचर्य की बात करी। इसको सबसे पहला जो बेस लिया वो आहार को लिया। तो ये जो 3 पिलर्स हैं लाइफ के, उसमें आहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हम काफी बीमारियों से जो है बचाया जा सकता है। जो उसकी भयावहता है उसको भी कम किया जा सकता है अगर हम इन रूटीन को, इन नियमों को हम पालन करते हैं। तो ये जो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, जब बच्चों के हम रेफरेंस में देखते हैं तो एक्सरसाइज मतलब उनकी जो एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाइट के बारे में, या आहार और डाइट, वैसे ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये दोनों, इन दोनों का आहार जो है, आहार बहुत ही गूढ़ शब्द है और वो हमारे मानसिक स्तर को भी बनाता है, लेकिन डाइट जो है वो केवल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया गया है। तो दोनों शब्द वैसे एक जैसे नहीं है, आहार को डाइट कहना उचित नहीं है। हम अब आहार की बात करेंगे, डाइट की बात बाद में करेंगे। तो पहला मैंने बताया कि जो त्रिउप स्तंभ है उसमें आहार को लिया गया है। अब जो हमारे कौमार नृत्य की जो विशेष जो मुख्य संहिता है, जिसको काश्यप संहिता कहते हैं, वहां पे 3 चैप्टर स्पेसिफिकली आचार्य काश्यप ने यहाँ पे भोजन से रिलेटेड बताए हैं, जिसमें भोज्योपक्रमणीय अध्याय, भोजन कल्प अध्याय और यूष निर्देशीय अध्याय, इन तीनों चैप्टर में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन का या आहार का वर्णन वहां पे पर्टिकुलर टू रिलेटेड टू चिल्ड्रन वहां पे दिया हुआ है। तो उन्होंने वहां पे एक बात कही कि जो आरोग्य है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भोजन पे डिपेंड करता है। आरोग्यम भोजनाधीनम, भोज्यम विधिम अवेक्षते और विधि विकल्पम भजते। मतलब कि जो आरोग्य है
वो भोजन पे डिपेंड है हमारा। जो भोजन है वो उसकी प्रिपरेशन विधि पे निर्भर करता है, और जो विधि है वो उसके विकल्पों पे निर्भर करती है। ये पूरा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। और बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस है हमारी संहिताओं में, आचार्य चरक के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, जो आहार को बहुत ही महत्व दिया गया है आहार को। कई जगह पे कहा गया कि सारे प्राणियों की स्थिति का कारण भी आहार है, और इसी तरह। लेकिन जब बात आचार्य काश्यप ने की, क्योंकि वो कौमारभृत्य के विशेष संहिता कही जाती है, और आचार्य काश्यप जो है वो बहुत ही बड़े और बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बच्चों को देखा और उसके आधार पे वो संहिता लिखी। तो उन्होंने वहां पे एक श्लोक दिया कि नाचा आहार समम किंचित भैषज्यम उपलब्धते, कि आहार के समान कोई औषधि नहीं है। अगर आहार का उचित रूप से पालन किया गया तो औषधि की आवश्यकता नहीं, या औषधि लेते हुए भी आहार का पालन किस तरह से किया जाए, इसको उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया। और उन्होंने वहां पे आहार को महाभैषज्य बताया। मेरा ये सारा रेफरेंस बताने का तात्पर्य है कि हम महाभैषज्य इसको कैसे समझेंगे, कि ये महा औषधि का कार्य करता है आहार। जब हम आधुनिक साइंस के हिसाब से इसको हम जब देखते हैं, तो ये जो महाभैषज्य है, महाभैषज्य हम बच्चों के रेफरेंस में कैसे समझेंगे। तो हम अगर देख रहे हैं कि बच्चों का आहार अगर उनकी अवस्था के अनुसार, वय के अनुसार एप्रोप्रिएट है, अकॉर्डिंग टू एज, अगर उनका जो आहार है वो एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आहार की बात ना करते हुए हम डाइट की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। क्यों? तो न्यूट्रिशन में उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, अगर वो एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू एज, और दूसरी चीज कि वो बैलेंस्ड डाइट है, सारा न्यूट्रिशन उनका बैलेंस्ड है, तो ये जो परिकल्पना है कि आहार महाभैषज्य है या महा औषधि का कार्य करेगा, तो ये एकदम परिपूर्ण होती है। अब हमें समझना ये है कि हम इसको कैसे हम बैलेंस्ड कहेंगे। जब हम बैलेंस्ड की बात करते हैं, तो हम आयुर्वेद के हिसाब से जब बैलेंस्ड की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे तीनों दोषों को कैसे बैलेंस करता है। हमें उस तरह के आहार की परिकल्पना करनी पड़ेगी। और जब हम अगर आधुनिक साइंस के हिसाब से देखते हैं, तो वहां बैलेंस डाइट के जो परिप्रेक्ष्य में, तो वहां मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात होती है। तो उस आधार पे वहां पे बैलेंस डाइट आपकी बताई जाती है। अब बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं हमारी संहिताओं में, जो कि दोषों को साम्यावस्था में रखने के लिए और इस तरह के बताए गए हैं। अभी मैं आगे इस सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगी। तो बैलेंस डाइट कैसे होगी, ये जो है हमें उसके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें किस तरह से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उस पे निर्भर करेगा, और उसकी कैलोरी वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, और उसके परसेंटेज पे भी डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे एक बात अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से या बहुत सारी जो शास्त्रों के हिसाब से मैं यहाँ बताना चाहूंगी। जैसे भी महेश नारायण गुप्ता जी ने भी बताया कि जो ये व्याधि है वो कफोल लवण है, मतलब कफ डोमिनेंसी होती है। वैसे तो सन्निपातज के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन कफ की अधिकता ज्यादा होती है। अगर हम बच्चों की आहार से इम्यूनिटी या ओज को लेकर हम बात करते हैं, उनके व्याधि क्षमत्व की बात करते हैं, तो व्याधि क्षमत्व के लिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है बल का कॉन्सेप्ट। और बल जो है वो डिपेंड करता है प्राकृत श्लेष्मा पे। प्राकृत श्लेष्मा बलम उच्यते। हमारे यहाँ जितनी भी व्याधि बताई गई हैं या जो साम्यावस्था बताएगी, वहां पे वैकृत और प्राकृत दो चीजों का कॉन्सेप्ट है, कि अगर यही दोष हमारे जो प्राकृत अवस्था में रहते हैं, वात पित्त कफ, तो वो शरीर को धारण करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन यही दोष जब विकृत अवस्था में जाते हैं तो ये व्याधि उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों के रेफरेंस में अगर हम इस बात को देखते हैं, तो अवस्था के अनुसार अगर हम देखें, तो बच्चों की जो बाल्यावस्था है वो कही गई है कि कफ प्रधान होती है। इसलिए कफ प्रधान में, और ये जो व्याधि है ये भी कफोल्लवण है, तो कफ की ही इसमें विकृति होती है। तो जो बच्चे पहले से ही, जिन बच्चों में जो कफ है वो प्राकृत अवस्था में नहीं है, वैकृत अवस्था में है, उन बच्चों में ये इंसिडेंस या ये इसकी भयावहता ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसको हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर देखते हैं तो ये बात प्रूफ भी होती है, और उसी से उनके बल का भी निर्धारण होता है, उनकी इम्यूनिटी का भी निर्धारण होता है। तो हमको आहार में भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है
कि हमें बच्चों का आहार जो है वो किस तरह के दोषों को बढ़ाने वाला देना है या घटाने वाला देना है। हमें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसी क्रम में, क्योंकि हमारे यहाँ ये बोला भी गया है हमारे शास्त्रों में कि सर्व रस अभ्यासो बल कराना, कि सारे रसों का जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त जो रस बताए गए हैं उस आधार पे अगर हम आहार का निर्धारण करते हैं तो वो बल की उत्पत्ति करता है, मतलब कि वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बनाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, इम्यूनिटी के लिए जो मार्केट में इतनी सारी दवाइयां आ रही हैं, या तो हम क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि क्या 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन या 30 दिन में वो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उचित आहार विहार का पालन अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे, प्रॉपर लाइफ स्टाइल उनके बच्चों अपने बच्चों के लिए नहीं डिसाइड करेंगे, अगर प्लान नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते। उसमें सबसे पहले जो रोल है वो आहार का रोल आता है। तो सर्वरस अभ्यास बल कराणाम और एक रस अभ्यास जो है वो दौर्बल्य कराणाम। अगर आप एक ही चीज का निरंतर या लगातार सेवन करते हैं तो वो जो है वो आपके दोषों को विकृत करता है और वही जो है फिर जाकर बाद में व्याधि उत्पन्न करता है। अब हम न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के आधार पे अगर हम देखें तो उसमें 3 मेन होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब इन तीनों का बैलेंस्ड स्टेट में होना जरूरी है, तभी वो जो डाइट है या वो जो खाना है वो बच्चों का कहा जाएगा कि ये इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसमें जब हम लोगों ने देखा तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट है, तो पर डे की रिक्वायरमेंट है उसमें 50% रोल कार्बोहाइड्रेट, फैट 35% उसमें फैट का रोल है और प्रोटीन जो है 10 to 15% उसमें फैट की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जानना जरूरी है कि हमको बैलेंस्ड स्टेट में अपने बच्चे का खान पान किस तरह से रखना है, जिसमें ये तीनों अमाउंट किस किस आधार पे होने चाहिए या कितनी रिक्वायरमेंट उसमें होनी चाहिए। अब किसी बच्चे की जो एनर्जी खर्च होती है एक पर डे, उसमें कहाँ कहाँ पे बच्चे की एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसको अगर हम देखते हैं तो बीएमआर में जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वहां पर 50% बच्चे की एनर्जी लॉस होती है, फिजिकल एक्टिविटी में 25%, ग्रोथ में 12%, फीकल लॉस 0.8% और स्पेसिफिक जो एक्शंस हैं बच्चों के उसमें 0.5%। ये सारी चीजें जो बताती कि हमें अपने बच्चे की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो हमें कितनी कहाँ कहाँ कैसे रखनी चाहिए। और जो शुरू के जो अवस्था होती है 1 से लेके 3 साल तक की, वहां पर हमको बच्चों में हाई एनर्जी डेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। इसको अगर हम अपने आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जहां पर स्नेह अध्याय बताया है रस विमानी अध्याय में, वहां पे तेल, घृत और मधु, इन तीनों को कहा गया कि इसका निरंतर सेवन करना चाहिए, क्योंकि तेल, घृत और मधु का जो अभ्यास है वो जो है वो तीनों दोषों का शमन करता है, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का। तेल वात का शमन करता है, घृत पित्त का शमन करता है और जो मधु है, शहद है, वो अपने गुण से वो कफ का शमन करता है। तो हमें अपनी डाइट में हमें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों चीजों का इस्तेमाल हमेशा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए करना चाहिए। इसी के साथ ही क्षीर और घृत का निरंतर सेवन, हमारे आचार्यों ने बताया कि क्षीर घृत अभ्यासो रसायनानाम, क्षीर से परम कोई भी जीवनीय द्रव्य नहीं है, ऐसा आचार्य काश्यप ने भी कहा। ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है या उनकी हेल्थ को मेंटेन करना है या किसी भी तरह की जो संक्रामक बीमारियां हैं या और भी गंभीर बीमारियां हैं अगर उनसे बचाना है तो हमें उनकी डाइट में रेगुलर इन सब चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हम डाइट प्लान करेंगे, जब अगर हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार डाइट प्लान करते हैं तो हमें उसमें उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम महाभैसज जी की जो कल्पना है उसको साकार कर पाएंगे। तो आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इन्फेंट होते हैं 6 महीने तक के बच्चे, उनकी पर डे की 500 कैलोरी रिक्वायरमेंट उनकी प्रतिदिन की होती है। जो 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे हैं उनकी 670 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट है।
1 से 3 साल तक के बच्चों की 1000 के अप्रोक्सीमेट किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट है। 4 से 6 साल के बच्चों की 1350 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है। इस तरह विभिन्न आंकड़े ये बताए गए हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए कितनी किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता है। अगर इससे कम मात्रा में उनको हम डाइट दे रहे हैं तो वो उनकी ग्रोथ को, वो उनकी इम्यूनिटी को, वो उनकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और वो बच्चे रोग ग्रसित हो जाएंगे। इस सब सारी बातों को देखकर एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस मुझे मिला। मैंने यहाँ पे सोचा कि कोट कर दूं कि एक वृद्ध चाणक्य ने भी इन सारी बातों को, इनकी कैलोरी वैल्यू या इनकी जो क्वालिटी के आधार पे उन्होंने श्लोक दिया है कि अन्नम 10 गुणम पिष्टम, अन्न से 10 गुना ऊर्जावान पिष्ट अर्थात दाल, दाल की पीठी से बने हुए जो व्यंजन होते हैं वो अन्न से 10 गुना, पिष्टम 10 गुणम पयः, पिष्टी से बने हुए पदार्थों से 10 गुना दूध, और पयम अष्ट गुणम मांस, दूध से बनी हुई चीजों से ज्यादा 8 गुना मांस, और मांसम 10 गुणम घृतम, मांस से भी 10 गुना जो ऊर्जावान है, एनर्जी देने वाला है, वो घृत है। घृत के बारे में यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी कि घृत को हमारे शास्त्रों में रस, शुक्र और ओज वर्धक माना गया है। इसीलिए हमारे आचार्य काश्यप ने जब औषधि मात्रा का निर्धारण किया है, वहां पे सबसे पहले उन्होंने घृत की मात्रा को भी बताया है। घृत को चारों स्नेह में, जब हम घृत, तैल, वसा, मज्जा की बात करते हैं, वहां पे घृत को सबसे सर्वोत्तम बताया है। क्यों? क्योंकि इसको कहा कि ये संस्कारों का अनुवर्तन करता है। जिसके साथ मिल जाता है ये उसके संस्कार को ले लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। और साथ ही साथ दोष कामक में ये वात और पित्त शामक है। इसलिए बच्चों की डाइट में या बच्चों के आहार में नियमित रूप से घृत का सेवन जरूरी है। इसी को हम अगर आधुनिक विज्ञान की भाषा में जानते हैं या समझना चाहते हैं तो हाई एनर्जी डेंस डाइट हमको बच्चों को शुरू के अवस्था में देना आवश्यक है। अगर आप देखें तो जितने भी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन वगैरह के केसेस होते हैं उसमें हम लोग जो आधुनिक विज्ञान के जो डॉक्टर्स हैं वो सब एमसीटी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ घृत घृत का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अब हमको डाइट पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। तो 6 महीने तक की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसमें हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर जोर देना पड़ेगा और मदर की डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर 6 महीने से जो 24 महीने तक के बच्चे, मतलब कि 2 साल तक के जो बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उनकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को भी हमें ध्यान में रखते हुए उनको एडवाइस करना पड़ेगा कि साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जरूरी है, मतलब अन्न का सेवन भी जरूरी है। 2 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें मिनिमम 3 मील होना जरूरी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और साथ ही साथ इन बिटवीन इन मील्स के 2 स्नैक्स भी होना उनके लिए आवश्यक है। 10 से 16 साल तक के बच्चों की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी 3 मील के साथ साथ उसमें इन बिटवीन गैप में उनको जो है स्नैक्स भी उनको ऑन डिमांड उनके लिए जरूरी है। जब अगर अब हम देखते हैं कि जो कफ की अधिकता है तो हमें ऐसी कोई भी आहार का सेवन नहीं कराना है जो कफ प्रकोप करे। इसलिए बच्चे जो भी ब्रेस्ट फीड बेबीज हैं उसमें अगर हम दूध का सेवन करा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम संस्कारित दूध का अगर उनको सेवन कराते हैं तो हम इस कफ के प्रकोप से बचाया जा सकता है, जिसमें हम हल्दी, अदरक, तुलसी पत्र या मुलेठी जैसी औषधियों को डालकर हम संस्कारित दूध का उसमें बच्चों को सेवन करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम उनकी रेगुलर जो हम आहार दे रहे हैं बच्चों को उसमें जितने भी हमारे यहाँ जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, जिसमें हींग है, अजवाइन है, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, ये सब किसी न किसी फॉर्म में उनके आहार में सम्मिलित होना चाहिए। और हमें अपने बच्चों की डाइट में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना है। इसके जगह पर हम फ्रेश बटर मिल्क है, नींबू पानी है, सत्तू पानी है, होममेड जितने भी फ्रूट जूस हैं, मार्केट के नहीं, होममेड फ्रूट जूस हैं, हम उन सबका सेवन करा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की अग्नि को ठीक रखने के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए हम उनके आहार के साथ हम उनमें हिंगवास्टिक चूर्ण का भी उनके भोजन के साथ ही उनको सेवन करा सकते हैं। विरुद्ध आहार को भी हम यहाँ पे बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि विरुद्ध आहार का सेवन हम बिल्कुल भी बच्चों में ना करने दें। जितने भी हमारे यहाँ फल बताए गए हैं
जितने भी अम्ल रस वाले फल हैं, खासकर उनको दूध के साथ सेवन नहीं कराना है। दूध को नमक की चीजों के साथ सेवन नहीं कराना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दूध के साथ साथ नमकीन चीजें दे देते हैं खाने के लिए, वो जाके उनका बाद में दोष प्रकोप होता है और बीमारियां होती हैं। तो दूध और नमक की बनी चीजें नहीं दें। आजकल जो व्हाइट सॉस चलते हैं, जितने भी जो फास्ट फूड हैं, उनका सेवन बिल्कुल ना करने दें। चीज आदि का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करें। और यदि बच्चा इन्फेक्टेड है, तब हम किस तरह की डाइट लें, वो भी हमारे आचार्य काश्यप के यूष निर्देशीय जो चैप्टर है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारी ऐसे उन्होंने योग बताए हैं। उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो है लाजामंड। यूष निर्देश भोजन कल्पा अध्याय में इसको बताया गया है कि लाजामंड, जो धान की खील होती है, उसको लाजा कहते हैं, जो जिसमें धान लगा रहता है, उसका मंड बना के उसको, उसमें त्रिकटु, हिंगवाष्टक, सैंधव, ये सारी औषधियों को डाल के, अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है, तो जहां पे हमको लघु और सुपाच्य भोजन की परिकल्पना है हमारी, ऐसी डाइट देनी चाहिए जो उसकी अग्नि को मेंटेन रखे, तो हम वहां पे लाजा मंड का प्रयोग कर सकते हैं। चावल के मंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मुदग मंड को बहुत ही अच्छा बताया गया है, मुदग मंड। फिर हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें हम त्रिकटु और हिंगवाष्टक को यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कफ का भी शमन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कृत और अकृत यूष बताए हुए हैं यूष निर्देशीय अध्याय में। वो सारी चीजें हम यहाँ पे एप्लीकेबल भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, अप्लाई भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि इनकी क्वालिटी होती है, ये जितने बताया कि इनके गुण है, रोचन, दीपन, दृष्टि, ये सारे बताए हुए हैं। इस बात को अब मैं यहीं पे अंत करती हूँ। यहाँ पे बस एक लास्ट में यही हमारे यहाँ की परिकल्पना थी कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम और पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम। अगर बच्चे को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से देखना है तो भी हमें उसके आहार को ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्यूरेटिव एस्पेक्ट से देखना है तो औषधि के साथ साथ हमको तब भी हमें उसके आहार को या उसकी डाइट को ध्यान में रखते हुए उसको आहार का सेवन कराना पड़ेगा। अब विहार और विचार की बात है, तो ये तीनों चीजें अब मैं अपने उसमें बताना चाहूंगी कि आहार, विहार और विचार, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आहार की जो कल्पना है, जैसे कि बहुत सारी आप लोगों ने कहावतें भी सुनी होंगी कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। हमारा वही मैं बताना चाह रही थी कि आहार और डाइट अलग अलग चीजें हैं। आहार का जो संबंध है वो मन से भी है, मानसिक लेवल पे भी है, लेकिन डाइट का संबंध मन से नहीं है। तो इसलिए तो आहार, विहार और विचार तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विहार की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो गाइडलाइन हमें देनी है, वो हमें उनके पेरेंट्स को गाइडलाइन देनी पड़ेगी। बिहार की गाइडलाइन के बारे में सबसे पहले बच्चों पेरेंट्स को ये बताना, समझाना जरूरी है कि बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, बच्चे वही जो है अपने जीवन में उतारते हैं। तो आप जैसा करेंगे, आपका व्यवहार जैसा होगा, वही वो देखकर उसी के अनुरूप आगे कार्य करेंगे। तो अगर इस समय पेरेंट्स फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो उनको अपने आप को संतुलित करते हुए बच्चों को उनको बच्चों की केयर करनी पड़ेगी। इसलिए उनको पहले अपने में संतुलन बनाना जरूरी है। इसके लिए अपनी उनको खुद को भी फिजिकली एक्टिव करना है। उसके लिए उनको आसन, प्राणायाम, योग की जो बात कही जा रही है, तो बच्चे को आप डायरेक्टली अगर कहेंगे कि आसन करो, प्राणायाम करो, तो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स साथ में बैठ के करेंगे, तो बच्चा आपको देखकर जरूर करेगा। तो हम बच्चे को फोर्सफुली नहीं करा सकते हैं, हम बच्चे को अपने साथ मिलके करा सकते हैं। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, इमोशनल चीजें हैं, जो कुछ भी है, हम बच्चे को अपने साथ रख के हम प्रॉपर वे में हम करा सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को ये बातें समझना जरूरी है। इसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स अपना टाइम स्पेंड करें, रिस्पेक्टफुली उनकी बातों को सुने, उस पर विचार करें, उनके सुझाव को समझें। ये सारी चीजें बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को कम करेंगी, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखेंगी। फिर अननेसेसरी जो जितनी भी न्यूज आ रही हैं, इन पे कोई ध्यान न दें। बच्चों के सामने उन्हीं बातों को बताएं, या कोई भी ऐसी जो बातें हैं जो कि आप में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, ऐसी बातों को बच्चों के सामने आप डिस्कस ना करें। किसी भी जो इतनी सारी न्यूज चैनल्स इस तरह तरह के जो न्यूज दिखाते हैं उसकी, तो उन सब चीजों को बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी डिस्कस ना करें।
बच्चों को एश्योर करें कि ये जो कंडीशन है, ये हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं बनी रहेगी, ये कंडीशन कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। तो अपने भी मानसिक लेवल को आप ठीक करें और साथ ही साथ बच्चों के भी मानसिक लेवल को आप ठीक करें। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जब विहार और विचार में, तो उनकी बच्चों की जो रूटीन है या उनकी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करें ये प्रेजेंट टाइम पे खासकर। तो उनकी जो रूटीन को हम निर्धारित करेंगे तो बच्चे उससे इंगेज होंगे, बच्चे वो एक्टिव होंगे या वो जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि छोटी छोटी जो घर के काम है, जैसे कि आपके किचन के काम है, गार्डनिंग का काम है या क्लीनिंग का काम है, आप उसमें अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। तो उससे एक तो जो है उनका खाली टाइम नहीं मिलेगा और बच्चे आपके साथ हंसी खुशी कार्य भी करेंगे और उनकी स्वास्थ्य भी मेंटेन, फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी होगी, तो दोनों कार्य साथ ही साथ हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो लाइफ स्टाइल में हमें आजकल विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दें कि अगर हो सके तो अपने बच्चों को जल्दी उठाने की कोशिश करें। उठाने के बाद आप उनके साथ साइकिलिंग पे जाएं या उनके साथ आसन करें, योग करें, प्राणायाम करें। साथ ही साथ इसके बाद हम उसमें उनको उनके रेगुलर रूटीन में हम गर्म पानी पीना, अगर गर्म पानी के साथ साथ अगर हो तो हम उनको तुलसी, अदरक, गिलोय और मुलेठी जैसी चीजों को शहद या गुड़ के साथ हम उसका चाय या फांट बनाकर हम दे सकते हैं। फिर उनके डेंटल और ओरल हाइजीन पे विशेष रूप से ध्यान देना है। जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो ऑयल पुलिंग गंडूश धारण कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा उन पे फोर्सफुली नहीं करना है। जो बच्चे 5 साल से ऊपर गार्गल कर सकते हैं वो भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से न नस में जो खासकर आचार्य का नस का सेवन आम को कराना चाहिए। वो आप लिटिल फिंगर से घी में थोड़ा सा सैंडो मिलाकर उसकी नाक में दोनों नॉस्ट्रिल्स में हम उसको लगा दें तो उससे जो ड्राइनेस होती है नोज में वो बच्चों में नहीं होगी, जो नोज ब्लॉक हो जाती है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं हम उसमें प्रतिमर्श नस जिसमें कि हम अणु तेल है या और भी कोई कोकोनट ऑयल है, ये सब हम कोई भी जो मेडिकेटेड ऑयल है ये भी हम यूज कर सकते हैं। वो प्रतिमर्श नस्य के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और रात में सोते समय बच्चों के पैर की मालिश जरूर करें, उससे भी बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। बच्चों की नींद पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को नींद जो है वो बच्चों में रिलैक्सेशन करती है, तो इसलिए सभी पे करती है रिलैक्सेशन, वो बॉडी की हीलिंग भी करती है। तो अच्छी स्लीप के लिए बच्चों को सोने दें, उनको जबरदस्ती फोर्सफुली उनको उठा के और एक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है। जो जो उनकी एज ग्रुप में जितनी रिक्वायरमेंट है स्लीप की वो उनको प्रॉपरली लेने दें। इसके लिए अगर 1 साल से कम एज का बच्चा है तो 12 से 16 घंटे उसकी रिक्वायरमेंट है। 1 से 2 साल के बच्चे में 11 से 14 घंटे की रिक्वायरमेंट है। 3 से 5 साल का बच्चा है तो 10 से 13 घंटे की रिक्वायरमेंट है। और 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 9 से 12 घंटे की पर डे की स्लीप की रिक्वायरमेंट है। तो हमें उनकी स्लीप पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली सो रहा है कि नहीं सो रहा है। ये इससे हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है कि नहीं है। ये स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर की तरह भी इसकी स्लीप काम करेगी। फिर हम उनके मोबाइल, लैपटॉप या गैजेट्स को इस्तेमाल कम से कम इस समय करें, क्योंकि बच्चों की बच्चों को क्योंकि फ्रेंड्स इस समय नहीं मिल सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय अपना जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दे रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें और इसके टाइम लिमिट को कम करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। ज्यादा बच्चे जब ज्यादा गेम देखते हैं तो आप कभी भी देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब होती है और उनमें जो है इरिटेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो हमें उनके जो है गैजेट्स के यूज को भी ध्यान देकर उसको स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा। इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो टीन एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी जो भी वो देखते हैं उसको वॉच करना पड़ेगा कि वो कहीं गलत रास्ते पे या गलत तरीकों में तो उलझ नहीं रहे हैं। इस तरह से ये सारी चीजों के साथ साथ हम तो विहार और विचार दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए
मैंने यहाँ पर जो है बताने की कोशिश करी है। और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस पीरियड में अपने बच्चे को एक ना एक किसी न किसी मंत्र का या उच्चारण पाठ या याद कराने की कोशिश करें। रात में सोते समय 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपने बच्चे से कोई भी मंत्र या कोई भी इस तरह की चीजें याद करते हुए, या मेडिटेशन म्यूजिक है आप सुनते हुए अगर सोने के लिए उसको वो करेंगे, जागृत मतलब आप फोर्स करेंगे या उसको प्रेरित करेंगे, तो बच्चे की नींद भी बेहतर होगी और मानसिक स्तर भी बच्चे का ठीक होगा। तो इन सारी चीजों को बताने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। धन्यवाद।